नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। पहला है, कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नेक्स्ट है, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है सेवरेज, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट है, लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग होता है प्रकाश वर्ष का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। तेल की माप सामान्यतः की जाती है किसमें? तो बैरल में की जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है तो फैदम मीटर यानी फैदम का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर या कितना किलोमीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.48 इंटू 10⁻50 मीटर और 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये प्रकाश वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पारसेक बराबर कितना वर्ष प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर लगभग होता है। नेक्स्ट है, शोर या ध्वनि को मापा जा सकता है किसमें? शोर या ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीवी। ठीक है। नेक्स्ट है, यशाई पद्धति किसका विस्तारित रूप है? यशाई पद्धति जो है यह यमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। ठीक है। आगे देखते हैं, मूल मात्रक, भौतिक राशियाँ, यशाई मात्रक और संकेत। जैसे लंबाई का यशाई मात्रक क्या है? मीटर है और इसका संकेत क्या होता है? यम होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान का यशाई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है और इसका संकेत है केजी। नेक्स्ट है, समय का यशाई मात्रक सेकंड होता है और इसका संकेत है एस। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का यशाई मात्रक होता है एम्पियर और इसका संकेत है कैपिटल ए। नेक्स्ट है, ताप का यशाई मात्रक होता है केल्विन और इसका संकेत होता है के। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का यशाई मात्रक होता है कैंडिला और इसका संकेत है CD। नेक्स्ट है, पदार्थ की तीव्रता का यशाई मात्रक मोल होता है और इसका संकेत है MOL। नेक्स्ट है, संपूर्ण मात्रक, समतल कोण, इसका यशाई मात्रक होता है रेडियन, इसको संकेत करते हैं रेड से। नेक्स्ट है, ठोसीय कोण, इसका यशाई मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसका होता है एस और आर। ठीक है। नेक्स्ट है, बार किस राशि का मात्रक है? तो बार जो है यह वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज की राशि का मात्रक है। हर्ट्ज जो है यह फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल जो है यह दाब का है, द्रव दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस होता है? तो मनुष्य का शारीरिक सामान्य ताप जो है वह 98.4 अंश फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 36.90 अंश सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉप्सन किसकी इकाई है? तो डॉप्सन जो है ये ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वह ओम होता है। नेक्स्ट है, कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य व ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, ऊष्मा का मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल, किलोजूल और कैलोरी होता है। जूल, किलोजूल और कैलोरी ये किसका मात्रक है? तो ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह त्वरण का मात्रक है। आगे देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है? तो जूल पर सेकेंड या वाट होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर
बराबर कितने वाट का होता है, या फिर एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 यानी 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत आवेश कूलाम होता है। विद्युत विभव वोल्ट होता है। और नेक्स्ट है विद्युत धारिता, यह फैराडे का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र। पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो लंबाई का यल होता है और चौड़ाई का यल होता है, तो इसका विभव सूत्र हो जाता है यल पावर 2, यानी इसको कहते हैं L2। ठीक है। नेक्स्ट है आयतन। आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का L होता है, चौड़ाई का L होता है और ऊंचाई का भी L होता है, तो इन तीनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा कि यल पावर 3 या फिर L3। ओके। नेक्स्ट है वेग व चाल। इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय या फिर दूरी बटा समय, तो इसका हो जाता है L2T⁻⁻1 या फिर LT-1। ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन यानी L/T। L/T का हो जाएगा LT-2। नेक्स्ट है बल। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी M×A, तो इसका हो जाएगा M/LT-2, तो इसका हो जाएगा MLT-2। ये होता है बल का। नेक्स्ट है कार्य। कार्य का क्या होता है ML2T-2, ML2T-2। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का क्या होता है, इसकी विमा होती है ML2T-3। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व का होता है ML-3। आगे देखते हैं संवेग। संवेग की विमा क्या होती है, तो इसका होता है MLT-1। और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व बल आघूर्ण, इसका विमीय सूत्र होता है ML2T-2। नेक्स्ट है दाब। प्रेशर, इसका होता है ML-1T-2। आगे देखते हैं, आगे है प्रतिबल। प्रतिबल की विमा क्या होती है, तो इसका होता है ML-1T-2। नेक्स्ट है विकृत। विकृत का होता है L0। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, इसकी विमीय सूत्र होती है MT-2। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा, इसका होता है L2T-2। ठीक है फ्रेंड्स, ये भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 रहेगा और बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें आप सभी लोग। आगे देखते हैं गति, मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है गति या मोशन। पहला है अदिश राशि। अदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन से मार्क्स आते हैं, जैसे हो गया द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, विद्युत धारा, दाब और ताप। ठीक है, ये सभी राशियाँ अदिश राशि की होती हैं। नेक्स्ट है सदिश राशि। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। आगे देखते हैं भौतिकी के पिता कहते हैं किसको। भौतिकी के पिता जो है वह न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन ने गति विषयक नियम दिया है किस बुक में। न्यूटन ने गति विषयक नियम को किस बुक में दिया है, तो प्रिंसिपिया बुक में। कौन सी बुक है, प्रिंसिपिया। नेक्स्ट है प्रथम न्यूटन नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं क्या। न्यूटन के प्रथम नियम को
गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और उसका फार्मूला होता है F=ma। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। बल इक्वल m×a। m द्रव्यमान होता है और a त्वरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो वह जो है तृतीय नियम है, इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम माना गया है। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आते हैं आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। कैंची या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। पिलास, सिडासी, हैंडपंप, किल, उखाड़ने की मशीन और साइकिल ब्रेक, ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। 1:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ कितना होता है। तो सदैव 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक इसमें आता है चिमटी और मनुष्य का हाथ, चिमटा और मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है। तो 1 से कम होता है। तृतीय में 1 से कम होता है और द्वितीय श्रेणी में 1 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करता है। कितना अंश सेल्सियस तय करता है। तो 45 अंश सेल्सियस। कितना, 45 अंश सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी। यदि किसी वायुयान से हम किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं तो वह गति होगी प्रक्षेप गति। कौन सी गति होगी, प्रक्षेप गति होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु की स्थिति परिवर्तन को कहते हैं क्या। वस्तु की स्थिति परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है घड़ी की सुई की गति होती है कैसी। तो घड़ी की सुई की गति जो है वह आवर्त गति होती है। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण। पहला है चलती मोटर को अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा है ठहरी मोटर के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। आगे देखते हैं न्यूटन के तृतीय नियम। पहला है बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। और दूसरा है किसी व्यक्ति का किनारा लगी नाव से कटना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रहों का तारों के चारों ओर चक्कर लगाना या किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलना संभव है अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है मथनी व दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसको कहते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, यानी किसी व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति
कितना कार्य करने की क्षमता है, उसे ही उस वस्तु का या व्यक्ति का क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक होता है जूल। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आगे है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है, जैसे इसका फार्मूला, ये क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला इससे बनेगा। जैसे किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक। और इसको क्या कहते हैं, इस ऊर्जा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसका फार्मूला है mgh। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। जब संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध निकालेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल p²/2m, जहाँ p इक्वल हो जाएगा mv। ठीक है। नेक्स्ट है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगा, कितना होगा, दोगुना करने पर कितना होगा, तो 4 गुना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय यानी W/T। और इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट की होता है, तो 1000 वाट की होता है। नेक्स्ट है, 1 मेगावाट बराबर कितने वाट का होता है, तो 10⁶ वाट का होता है। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति बराबर कितनी वाट का होता है, तो 746 यानी 746 वाट की होता है। नेक्स्ट है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो ही बदलता है। आगे देखते हैं। आगे है सोलर सेल। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ही सोलर सेल करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन ही रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यह रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत बल्ब का होता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत सेल का होता है। नेक्स्ट है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य सितार का होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किसका है, तो यह अपकेंद्र सिद्धांत का है। नेक्स्ट है हवाओं में ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन। पहला है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है 1.22 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग आवर्तकाल कितने घंटे का होता है, तो 24 आवर्स का होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा।
नेक्स्ट है, अगर हम एक पत्थर को चाँद से पृथ्वी पर लाएं तो उसका भार बदल जाएगा। आगे है जी का मान, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, आगे है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, सर्वप्रथम बताया किसने? पृथ्वी अपनी तरफ वस्तु को खींचती है, इसको किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस्माइल जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? इस्माइल जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों में होता है। इसमें होता है, ध्रुवों में होता है। आगे देखते हैं, इस्माइल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? इस्माइल जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा में होता है। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट है, इस्माइल जी का मान शून्य कहाँ होता है? तो यह जो है पृथ्वी के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा, कितना होगा? तो 28 गुना होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो कैसा प्रतीत होता है? तो पिंड का भार जो है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार जो है वह घटता है। ठीक है, तो इसको हमने आगे बता ही दिया था आप लोगों को कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो पिंड का भार क्या होता है? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो कैसा परिवर्तित होता है? तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसा का वैसा ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून, जिसको कहते हैं वरुण। नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग v0 इक्वल √g⁻R⁸ ये उसका फार्मूला है। कक्षीय वेग का फार्मूला है v0 इक्वल √g⁻R और e। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से पलायन वेग, इसका फार्मूला है v/√2gRe। तो हो जाएगा ve बराबर √2vo। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? पलायन वेग जो है ये कक्षीय वेग का जो है √2 गुना होता है। कितना होता है? √2 गुना होता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम तीव्रता गति से चलती है। पेंडुलम तीव्र गति से चलती है तो यह जो है शीतकाल में चलती है। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी मीनार गिरती क्यों नहीं? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसी वजह से पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था, और इसमें कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दाब, जिसको कहते हैं प्रेशर। पहला है, इसमें किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब यानी प्रेशर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल। पास्कल
ज़्यादातर एग्ज़ाम में पास्कल ही पूछा जाता है कि पास्कल किसका मात्रक है। तो हम बताते हैं कि पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का एसआई यूनिट होता है, यानी वायुमंडलीय दाब का एसआई इकाई या फिर मात्रक होता है। क्या होता है? बार होता है। जैसे हमने कोई अंक लिया, जैसे 1 है तो 1 के ऊपर हमने ऐसे लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं बार। यानी इसे अगर 2 3 है तो 2 3 पर बार है, अगर 2 3 है दोनों पर करें तो 2 3 पे बार है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। आगे देखते हैं, एक बार बराबर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है कि बराबर होता है? तो सही इसमें यह होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किसमें? तो यह जो है बैरोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक यानी अचानक नीचे गिरता है तो इससे यह प्रतीत होता है कि आंधी आने वाली है, यानी आंधी की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किसकी संभावना होती है? तो दिन साफ होने की संभावना रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो वह नियम क्या होता है कि पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक ये तीनों पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है द्रव दाब निर्भर करता है किस पर? द्रव दाब जो है यह पात्र की आकृति पर जिसमें द्रव रखा गया है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है बांध की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती हैं, क्यों? ताकि वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके, इसलिए बांध की दीवारें नीचे की तरफ बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाता है? यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। जब आयतन में वृद्धि हो जाएगा तो लाइफ जैकेट जो है वह व्यक्तियों को बचाने में मददगार साबित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लवन। प्लवन और यह जो है आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसमें? तो आपेक्षिक घनत्व जो है यह हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो यह जो है एक अनुपात है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्री जल का बहाव जो है वह कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर उठता है? कितना भाग ऊपर उठता है? तो होता है 1/10। 1/10 भाग जो है ये ऊपर उड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है
दूध की शुद्धता मापी जाती है किसमें? तो इसका है लैक्टोमीटर यानी दुग्ध मापी यंत्र। दूध की शुद्धता मापने के लिए दुग्ध मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी बर्तन में पानी भरा है व उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल कितना होगा? तो पहले के समान ही रहता है। ठीक है। वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान और फुहारा जो है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? इसका कारण है कि उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। आगे देखते हैं प्लवन सिद्धांत की खोज। प्लवन सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसको किया था किसने? आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। पहला है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो एक पदार्थ के अणु हैं उनके बीच जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो संसंजक बल कहते हैं। ठीक है। और जो दो भिन्न पदार्थों के बीच बल लगता है या आकर्षण करता है दोनों के मध्य तो उसे हम असंजक बल कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो वह जो है बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? रीज़न क्या है कि लालटेन और लैंप के बीच बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो रीज़न है केशिकार्थ के कारण ही लालटेन या लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है। तो पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है, रीज़न क्या है? रीज़न है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ के तनाव के कारण ही पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं ब्लॉटिंग पेपर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह सिद्धांत क्या है? केशिकार्थ है। केशिकार्थ जो है ये ब्लॉटिंग पेपर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है केश नली के द्रव के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो केशिकार्थ कहते हैं। आगे है पेड़ पौधे की तनों शाखाओं व पत्तियों में जल पहुँचता है किसके कारण? कारण है केशिकार्थ के कारण। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते? क्या कारण है कि पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते हैं? रीज़न यह है कि पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं और मिट्टी का तेल डालने से जल का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है। आगे है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है क्यों? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, इसी वजह से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती हैं। आगे देखते हैं आगे है वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो वह कारण है सरफेस टेंशन, जिसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है तेल जल की सतह पर फैल जाती है, रीज़न क्या है? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसी वजह से तेल जल की सतह से फैल जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। इसमें पहला है किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनके आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले को घर्षण बल कहते हैं, और घर्षण बल को ही क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ठीक है। और श्यानता गुण क्या है? तो श्यानता गुण है केवल द्रव
तथा गैस का मिश्रण क्या है, श्यानता गुण है। नेक्स्ट है द्रवों में श्यानता होती है किसके कारण, रीजन है अणुओं में लगने वाले संसर्जन बल के कारण ही द्रवों में श्यानता होती है। आगे है गैसों में श्यानता, इसमें श्यानता होती है एक परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण। नेक्स्ट है एक आदर्श तल की श्यानता होती है कितनी, तो 0 होती है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, रीजन क्या है, रीजन है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो है वह घट जाती है, जब ताप बढ़ेगा तो श्यानता घटेगी। ठीक है, आगे है ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, जब ताप बढ़ता है तो श्यानता घटती है, और जब ताप बढ़ता है गैसों में तो श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरल आवर्त गति। इसमें है जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समयांतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति को ही आवर्त गति कहते हैं। नेक्स्ट है एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, जब एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को कहते हैं आवर्त काल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कंपन करने वाली वस्तु के 1 सेकंड में कंपन को क्या कहते हैं, तो इसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ठीक, आगे है सरल लोलक का आवर्तकाल, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कैपिटल T इक्वल टू पाई रूट L/G। ठीक है, जहाँ L डोरी की लंबाई है और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा, घड़ी बंद हो जाएगी। अब पूछे रीजन क्या है, रीजन यह है कि भारहीनता के कारण जो स्मॉल g है वह 0 हो जाती है और घड़ी का आवर्तकाल जो है वह अनंत हो जाता है, इसीलिए लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोरी की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल क्या होता है, जब डोरी की लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि डोरी की लंबाई घटेगी तो उसका आवर्तकाल भी घटेगा। ठीक, जैसे आगे देखिए है यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्तकाल लोलक के किस पर निर्भर करता है, आवर्तकाल जो है वह लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो क्या होता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और उसके बगल में जाके कोई और बैठ जाए तो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यदि अब सावन जब आएगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के झूला झूलेंगे, तो जैसे हम सब झूल रहे हैं तो और कोई भी बैठ सकता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वह बढ़ जाती है, इसी रीज़न से लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग, जिसको कहते हैं वेव। इसमें है वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों क्या है पदार्थिक हैं, से संचारित होती हैं तो वह कौन सी तरंग है, तो वह तरंग होती है यांत्रिक तरंग। ठीक है, नेक्स्ट है वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या निर्वात में भी संचारित होती है तो उसे क्या कहते हैं, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या निर्वात में भी संचरित होती है
तो इसका हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर अयांत्रिक। ठीक है। नेक्स्ट है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा की अनुदिश होती है तो अनुप्रस्थ होता है और लंबवत होती है तो अनुप्रस्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि जो है हमारा ये अनुदैर्ध्य तरंग व यांत्रिक तरंग है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा प्रस्तुत की किसने? तो मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण होते हैं कैसे? तो उदासीन होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं और नेक्स्ट है इसके पास ऊर्जा व संवेग होती है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है आयाम। आयाम किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन है दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक दूरी तय कर लेती है उसे उस दूरी का दोलन आयाम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तरंगों में तरंग की तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच संबंध होती है। तो इसका फार्मूला है तरंग चाल इक्वल आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य यानी v इक्वल n लेमडा। लेमडा से तरंग दैर्ध्य को डिनोट करते हैं और n आवृत्ति हो गई, v उसका तरंग चाल हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे ये सभी क्या हैं? तो ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरेलन ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है गामा किरणों का उपयोग कहाँ करते हैं? तो नाभिकीय विक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज विल्हेम कोनराड रॉन्टजन ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है एक्स किरणों का उपयोग होता है किसमें? तो एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है रेडियो तथा टेलीविज़न में उपयोग की तरंगें हैं कौन सी? तो वह है दीर्घ रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो हर्शल ने की थी। नेक्स्ट है ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीयकरण नहीं होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप के समय कौन सी तरंगें निकली हैं? अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट है रडार पर शत्रु के वायुयानों का पता लगाने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो वह तरंग क्या होगा? रेडियो। ठीक है। नेक्स्ट है सिटी स्कैन के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है? तो वह तरंग है एक्सरे। ठीक। आगे देखते हैं एमआरआई मशीनों में तरंग का प्रयोग। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी मशीन में तरंगों का प्रयोग किस तरंग की वजह से होता है? तो रीज़न है चुंबकीय तरंग। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंगे व ध्वनि की चाल। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे किसमें होती हैं? तो ये है अनुदैर्ध्य व यांत्रिक तरंग। नेक्स्ट है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितने हर्ट्ज नीचे होती है?
तो वह है 20 Hz से नीचे होती है, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। नेक्स्ट है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितने हर्ट्ज होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, कौन कौन ऐसे हैं जानवर हैं जो प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? पहला है कुत्ता, दूसरा है बिल्ली और तीसरा है चमगादड़। ये 3 जानवर ऐसे हैं जो प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। आगे देखते हैं प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है किसमें? तो समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, आगे है दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में और ट्यूमर का पता लगाने में। इन सभी में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस पर? मध्य की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल का क्रम होता है, कैसा होता है? तो ठोस, इसके बाद द्रव होगा और इसके बाद गैस होता है। आगे देखते हैं वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर पर सेकंड होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड जो है ये वायु में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1483 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती हैं परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक, आगे देखते हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो चाल व तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे है दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कैसी होती है? कैसी होती है? तो अपरिवर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यम का दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कैसी होती है? तो वह बढ़ जाती है। कितने से कितने तक बढ़ती है? तो 1 अंश सेल्सियस से 0.61 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? तो 70 मीटर यानी 17 मीटर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, रीजन क्या है? तो रीजन है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरों की बातों को क्यों नहीं सुन सकते? रीजन क्या है? तो रीजन यह है कि वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आगे है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो 30 से 60 dB यानी 30 से 60 डेसिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? तो 45 dB यानी 45 डेसिबल। नेक्स्ट है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप कार्य करता है किस पर? तो ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट है उड़ते वायुयान की गति क्या की जाती है?
तो डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन यानी पतली क्यों होती है? क्योंकि उनके गले से निकली ध्वनि का दारत्व अधिक होने के कारण होता है। आगे है, वह तीव्रता की ध्वनि जो ध्वनि प्रदूषण कही जाती है तो 80 डेसिबल या उससे अधिक। आगे है, पुल पर सैनिकों को ताल मिलाकर चलने से पुल टूटने का खतरा रहता है क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। ठीक। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका होता है 4000 ए से 8000 ए तक। ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा, जिसको कहते हैं हीट। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। जैसे ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ही ऊर्जा है। ठीक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती। क्या? द्रव्यमान। नेक्स्ट है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो वह जूल होता है। और ऊष्मा के और भी अन्य मात्रक हैं, जैसे कैलोरी हो गया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU जिसको कहते हैं, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, ताप किसे कहते हैं? तो वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है उसे ताप कहते हैं। और ताप का मापन किस पैमाने पर करते हैं? तो पैमाना हो गया सेल्सियस पैमाना 0 से 100 सेल्सियस। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसको 32 से 212 अंश फ़ारेनहाइट। और केल्विन पैमाना है 273 से 373 अंश केल्विन। ठीक है। ये सभी ताप मापन का पैमाने हैं। ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तापमापी के मापने में संबंध क्या है? ये सूत्र जो है इससे तापमापी का मापन किया जाता है। सूत्र है C/5 इक्वल F-3/9 इक्वल K-273/5। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इस सूत्र से ही हम तापमापन के पैमाने को निकालते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप है किसी वस्तु का न्यूनतम ताप को उस परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने में न्यूनतम ताप होता है। कितना होता है? तो -273 अंश सेल्सियस बाई 0 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट है, पारा किस ताप पर जमता है? तो वह ताप है -39 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट है, पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है क्या? तो दूर स्थित वस्तु का ताप ही पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो किसी 1 GM यानी 1 ग्राम मीटर पदार्थ का ताप 1 अंश सेल्सियस से बढ़ने या घटने में जो ऊष्मा देनी व लेनी पड़ती है उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आगे है, विशिष्ट ऊष्मा व्यक्त किया जाता है किसमें? तो कैलोरी में किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, किसकी ऊष्माधारिता व विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। जूल पर किलोग्राम केल्विन ही विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है। नेक्स्ट है, ठोस को गर्म करने पर उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। क्या रीजन है? तो सभी दिशाओं में ठोस को गर्म करने पर उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, द्रव को गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार होता है किसमें? तो आयतन में प्रसार जो है वह अधिक होता है, जिसके कारण घनत्व घट जाता है। आगे है, जल का असामान्य प्रसार प्रायः
सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 अंश सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू हो जाता है। अतः जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम किसमें होता है? तो 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की विधियाँ, जैसे संवहन विधि, चालन विधि और विकिरण विधि। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संचालन में ऊष्मा संचरण होता है किसमें? तो इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंच जाती है। आगे है ठोसों में ऊष्मा संचरण होता है किस विधि द्वारा? ठोसों में ऊष्मा संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो विधि है चालन विधि। नेक्स्ट है संवहन विधि। इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। नेक्स्ट है गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो वह विधि है संवहन विधि। संवहन विधि के द्वारा ही गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है। आगे देखते हैं विकिरण विधि। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर में। ठीक। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक है जूल पर केजी। जूल पर केजी। ठीक है। आगे है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 36.9 अंश सेल्सियस और केल्विन में होता है 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में होता है 98.0 अंश फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप किस बिंदु पर समान होते हैं? तो 40 अंश सेल्सियस पर, यानी 40 अंश सेल्सियस पर ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप बिंदु समान होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि गुप्त ऊष्मा, इसमें भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण ही भाप से हाथ अधिक जलता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कितने अंश सेल्सियस? तो 4 अंश सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन में क्या होता है? तो आयतन में घटाव होता है। ठीक। आगे है जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो है वो घट जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पसीने का मुख्य उपयोग किसको नियंत्रित करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो क्या होता है? तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, रीजन क्या है? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा रहना, यही कारण है। नेक्स्ट है कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है? वह धातु है पारा, जिसको कहते हैं Hg। ठीक है। नेक्स्ट है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। ठीक है। आगे है ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या है? तो पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम ही क्या है? ऊष्मा का प्रथम नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा? तो यह जो है विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन
अपवर्तन तथा पूर्व आंतरिक परावर्तन से युक्त कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो वह घटना है आकाश में इंद्रधनुष, ठीक है, बंद होना, आकाश में इंद्रधनुष का बंद होना। नेक्स्ट है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.8 जूल पर ग्राम अंश सेल्सियस या 1 कैलोरी पर ग्राम अंश सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लाइट यानी प्रकाश। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश। प्रकाश क्या है, वह कैसे संचारित होती है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3098 3900 अंश एंगस्ट्रॉन से 7800 अंश एंगस्ट्रॉन के बीच। नेक्स्ट है वायु व निर्यात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की होती है, किसने की होती है? तो रोमर ने की होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 समय लगता है। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो स्व के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, यानी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देते हैं, तो कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो वह वस्तु होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं और जो दूसरे का सहारा लेती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं, ठीक है। आगे है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, रीजन क्या है? रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है वह नीला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वह रंग कौन सा है? बैगनी रंग, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है, रीजन क्या है? रीजन है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना कारण क्या है? अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट है जल के तल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है मृगमरीचिका का बनना कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। नेक्स्ट है हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है सुबह शाम सूर्य का लाल दिखना, रीजन किसका है? तो रीजन है प्रकीर्णन। नेक्स्ट है पानी का सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना किसके कारण होता है? तो कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण, ठीक है। आगे देखते हैं। पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है, रीजन क्या है? तो रीजन है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है दर्पण की एक सतह पर कलई होती है सिल्वर नाइट्रेट की, जिसे कहते हैं HNO3, इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट है समतल दर्पण की तरफ यदि कोई भी वेग से चलता है तो क्या होगा? तो दर्पण से प्रतिबिंब टू वेग से चलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यदि दो समय तल दर्पण थीटा अंश पर झुके हों तो ये प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 360/थीटा, ठीक है। आगे है गोलीय दर्पण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला है अवतल और दूसरा है उत्तल। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में आँख कान व नाक के डॉक्टर
गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट और सोलर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग। गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में, सोडियम परावर्तक में, गलियों के स्ट्रीट लाइट का परावर्तन में। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो डायोप्टर में, और इसका संकेत है डी। ठीक है। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, किसकी भांति कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है, सूक्ष्मदर्शी में होता है, कैमरा में होता है, दूरदृष्टि दोष में होता है और व्यक्ति के चश्मे में होता है। ठीक है। और अवतल लेंस का प्रयोग किस में होता है, तो गैलियो दूरदर्शी के नियंत्रिका तथा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में होता है। आगे है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है। और द्वितीयक रंग कौन सा है, तो नीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला, यानी पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला होता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूरक रंग। नेक्स्ट है प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया था, तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था, इसको हाइगेंस ने दिया था। और नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को किसने दिया था, इसको यंग ने दिया था। आगे है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था, तो प्लांक ने दिया था। नेक्स्ट है प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त गैस है नियॉन। नेक्स्ट है किसी वस्तु के द्विविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने के लिए किसका नाम दिया गया है, तो वो है होलोग्राफी ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसमें, तो तरंग दैर्ध्य में होता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसमें होता है, तो लाल रंग में होता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का कारण क्या है, कारण है तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है, किसके साथ, तो फिल्म के साथ। आगे है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख पर बनता है, उसकी आँख पर किस भाग में बनता है, तो रेटिना पर बनता है। आगे है एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है, तो वह रंग कौन कौन सा है, वह रंग है लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितने सेंटीमीटर होती है, तो 25 cm यानी 25 सेंटीमीटर होती है। आगे है निकट दृष्टि दोष मायोपिया का निवारण है, यानी अवतल लेंस लगाकर, और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। जैसे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति होने पर प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। आप सभी क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।